Hello everyone, I'm Shubham Shukla and I welcome you all to my channel Learning Seed। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी बहुत ही जल्द क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं, यानी कि सिर्फ 2 महीने में आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीबीएसई क्लास 10th का सिलेबस ओवरव्यू और कोर्स स्ट्रक्चर। अब इस पॉइंट पे कोर्स स्ट्रक्चर जानना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हमें हमारी प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से करनी है। अब टाइम बहुत कम है और हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे चैप्टर्स से हटा दिए गए हैं, 2023 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हमने ये जान लिया तो हम हमारी प्रिपरेशन को उसी प्रकार से बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, राइट, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले हम देखेंगे। सीबीएसई ने पूरे मैथ्स को 7 यूनिट्स में बांट दिया है और उन 7 यूनिट्स में हर यूनिट के अंदर एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स को ग्रुप कर दिया है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो पहला ही चैप्टर नंबर सिस्टम, पहला ही यूनिट जो है वो नंबर सिस्टम है, जिससे आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अब इस नंबर सिस्टम्स के अंदर कितने चैप्टर्स एनसीईआरटी के आते हैं, चलो देखते हैं। तो जब आपने यहाँ पे एनसीईआरटी बुक खोली तो आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स ही नंबर सिस्टम का पार्ट है। इसका मतलब ये है कि नंबर सिस्टम से यानी कि सिर्फ रियल नंबर से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नंबर सिस्टम्स को बाहर से देखकर डर जाते हैं। उनको लगता है कि अरे तो पता नहीं क्या है, हमने कभी पढ़ा नहीं इतना डिटेल में, हमें नहीं पढ़ना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके कुछ वीडियोस में डाल दूंगा और आपको ये बहुत हेल्प करेगा फ्रेंड्स। और ये चैप्टर आपके सिर्फ क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एलसीएम, एचसीएफ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। आज से 2 या 3 या 4 साल बाद जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखने जाएंगे तो आपको ये टॉपिक्स फिर से आएंगे। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और सिर्फ नंबर सिस्टम से अगर 6 मार्क्स का आता है, इसमें से भी अभी मैंने जैसे आपको बताया कि 2023 में जो होने वाला एग्जाम है उसमें सीबीएसई ने बहुत सारे टॉपिक्स को, बहुत सारे मतलब कुछ टॉपिक्स को हटा दिया है। तो अगर आपको कुछ टॉपिक्स पढ़कर सिर्फ 6 नंबर मिल जा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसको ध्यान से पढ़िए। सेकंड आपकी यूनिट है अलजेब्रा, जिससे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अलजेब्रा में वैसे है भी 4 चैप्टर्स, लेकिन अगेन अलजेब्रा बहुत इजी है। अगर आपने इसकी प्रोसेस समझ ली, कुछ फॉर्मूलों को याद कर लिया तो अलजेब्रा आप बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ाना अलजेब्रा से ही शुरू करूंगा क्योंकि अलजेब्रा से 20 मार्क्स कवर होते हैं अगर हम उन 4 चैप्टर्स को पढ़ लें। और सारे चैप्टर्स बड़े हैं ऐसा नहीं है, कुछ चैप्टर्स जो बड़े थे वहां से कुछ टॉपिक्स को हटा भी दिया गया है। तो अलजेब्रा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा यूनिट है। लेट्स सी वहां से क्या क्या टॉपिक्स हमें एनसीईआरटी से पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली हमारा पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ये 4 चैप्टर्स हैं जो आपके अलजेब्रा में कवर किए हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, 20 मार्क्स का आपको यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का आता है और एनसीईआरटी में अगर हम जाके देखें तो इसका सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपने सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ लिया, इस चैप्टर में मेजरली डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल्स है, राइट। उसमें से एक आध टॉपिक हटा दिया गया है। तो आपको वही वाली बात हो गई कि आपको सिर्फ यहाँ पे 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं और उसके बाद आप आराम से 6 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अब जिन बच्चों को मैथ से डर भी लगता है उनके लिए ये फर्स्ट जो 3 यूनिट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, नंबर सिस्टम्स, अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको कंसेप्ट समझते जाना है, प्रोसेस को फॉलो करते जाना है, कुछ फॉर्मूलों को याद करना है और आप आराम से इसमें अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री हुआ, जैसे अभी हम ज्योमेट्री पे जब जाएंगे थोड़ा सा इसमें इमेजिनेशन आ जाता है, थोड़ा सा बच्चों को कई बार डिफिकल्ट लगता है। तो इसमें आप जिन बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है मैथ से, अभी उनके पास टाइम कम है, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो ज्योमेट्री में वो सब चीजें पढ़ सकते हैं जो उनको आसान लगती है। लेकिन जो शुरू के 3 यूनिट से मैं भी फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि वो आपको कंप्लीटली पढ़ना चाहिए। और कौन से वो यूनिट्स हैं? नंबर सिस्टम्स, अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ज्योमेट्री में देखेंगे कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी बुक से लिए गए या कौन से वो चैप्टर्स हैं जो ज्योमेट्री के अंदर आते हैं एनसीईआरटी बुक के। पहला तो है आपका चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। 2 ही चैप्टर हैं इसमें, एक पहला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, दूसरा है फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। तो ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स टुगेदर फॉर्म योर ज्योमेट्री। ठीक है,
अभी अपन ने देखा कि ये ज्योमेट्री जो है ये आपको कितने मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का आता है। तो 2 चैप्टर्स 15 मार्क्स। जो इमेजिनेशन जिनका अच्छा है, जिनको मैथ्स पसंद है, वो बिल्कुल इस चैप्टर को थरोली पूरा कर सकते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको पढ़ना तो सब कुछ ही है, एटलीस्ट आप एनसीईआरटी बुक से सारे चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कीजिए। अभी भी आपके पास इतना टाइम है, राइट? ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम नहीं है, बट जिन बच्चों के पास बिल्कुल समय बहुत कम है, जिन्हें बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि आप पहले 3 यूनिट्स तो अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि वो आसान है। ज्योमेट्री में आपको जितना समझ में आता है, जैसा आता है आप कर लीजिए। इसके बाद में कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस ऐसे भी बनाऊंगा कि जिसमें आपको लास्ट प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस मिलेगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर में, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं। तो आप कुछ कुछ हर चैप्टर से अचीव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री। बड़े हवा बना दिया लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आपको पहली बार आया है क्लास 10th में, तो ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है अभी, क्योंकि पहली बार आया है। तो हो सकता है कुछ बच्चों को लगता होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग लग रहा है आपको, बट कोई बात नहीं, मैं आपको ये भी अच्छे से पढ़ा दूंगा। अगर आपने इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया, एक बार ध्यान से पढ़ लिया, एनसीईआरटी बुक को सॉल्व कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई कठिनाई आने वाली है, ठीक है। 2 चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री यूनिट के अंदर 2 चैप्टर्स हैं। The first one is chapter number 8, Introduction to Trigonometry, and the second one is chapter number 9, Some Applications of Trigonometry. Some Applications of Trigonometry को Heights and Distances भी कहते हैं, जो कि बहुत आसान चैप्टर है, बस आपको उसके लिए चैप्टर नंबर 8 अच्छे से कवर करना होगा। यूनिट नंबर 6 है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मेंसुरेशन जो यूनिट है उसके अंदर एनसीईआरटी के कौन कौन से चैप्टर्स है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी का एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरियाज इन वॉल्यूम्स, ये 2 चैप्टर्स हैं जो कि मेंसुरेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंसुरेशन 10 मार्क्स का आता है। ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपने सरफेस एरियाज इन वॉल्यूम्स, बाकी मेंसुरेशन के जो टॉपिक्स हैं ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। आपको पता है कि ये बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड, मेमोरी बेस्ड यूनिट होती है। इसमें आपको फॉर्मूले याद रखने होते हैं, छोटे मोटे कंसेप्ट होते हैं, हल्का फुल्का इमेजिनेशन होता है, दैट्स इट। तो इसको आप अच्छे से कर सकते हैं, गिवन दैट आपका ऑलरेडी एक बैकग्राउंड है इसके पढ़ने का, तो आप आराम से इसको प्रॉपर इसको टारगेट करके 10 मार्क्स इसमें ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि यूनिट नंबर 7 है। इस यूनिट में हमारे एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स कवर हुए हैं, चैप्टर नंबर 14 विच इज स्टैटिस्टिक्स एंड चैप्टर नंबर 15 विच इज प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स आपको पता है, उसमें आपको डेटा दिया होता है, यू प्ले विद द डेटा, आपको कुछ फॉर्मूले होते हैं और छोटे मोटे कुछ कंसेप्ट होते हैं जो आपको समझने होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आप आसानी से इसमें जो भी नंबर लाने होते हैं वो आप लेकर आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी अगेन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्लासेस में 9th में भी आपने पढ़ा होगा। तो प्रोबेबिलिटी भी बहुत एकदम रॉकेट साइंस तो नहीं है, अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे। मैं फिर वही बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि अगर आप सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते पूरे कंप्लीट, तो एटलीस्ट आप उनमें से वो तो पढ़ सकते हैं जो आपको सरल लगता है, और एटलीस्ट आप कुछ तो टारगेट कर ही सकते हैं, राइट। तो इसलिए छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों मिलाकर हमें 11 नंबर के क्वेश्चंस, 11 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, राइट। तो अभी इसके बाद एक चीज और है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने सब बता दिया, बट यू डिडंट टेल अस अबाउट द कंस्ट्रक्शंस एज अ चैप्टर इन आवर एनसीईआरटी बुक। सो यस, कंस्ट्रक्शंस आपके एनसीईआरटी बुक का एक चैप्टर है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है, वो आपके 2023 में होने वाले एग्जाम के लिए सिलेबस में नहीं है। जो रैशनलाइज्ड सिलेबस सीबीएसई ने जो जारी किया है उसमें कंस्ट्रक्शंस को हटा दिया गया है। तो अभी हमारी प्रिपरेशन अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने वाला है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपको बहुत शौक है पढ़ने का तो आप एग्जाम के बाद पढ़ लीजिए, बट अभी बिल्कुल नहीं, अभी आप बिल्कुल वही पढ़िए जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ओके। तो अभी इसके बाद मैं आपको रैशनलाइज्ड सिलेबस भी कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। दैट विल हेल्प यू आपका एक जो स्ट्रैटेजी बनाने में एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। You just have to stay tuned with us. If you really like the video, please hit the like button and subscribe to our channel. Thank you.